हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। तो सबसे पहले देखते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो कैसे कोज होते हैं। तो ये डिसऑर्डर जो है कोज्ड बाय अबनॉर्मलिटीज आ जाती है किसके अंदर, जो न्यूक्लिक एसिड है, या फिर हम बोल सकते हैं इन जेनेटिकल मटेरियल, जेनेटिकल मटेरियल में। ठीक है। और जो जेनेटिकल मटेरियल है वो अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट है, एज अ डीएनए या फिर एज अ क्रोमोसोम। ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग देखें कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक के अंदर तो हम जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो डीएनए या जीन लेवल पे डिसऑर्डर क्रिएट हो रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास होगा जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर। ठीक है। और वहीं जो दूसरा हमारे पास डिसऑर्डर क्रिएट होगा वो क्रोमोसोम लेवल पे होगा, तो उसे हम बोलेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन डिसऑर्डर। ठीक है। और जो जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर्स होते हैं इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली जीन म्यूटेशन या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है कि अब नॉर्मल या अल्टरेशन आता है या म्यूटेशन आता है एक सिंगल जीन के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेशन या फिर म्यूटेशन जो हमें देखने को मिलता है इन दी सिंगल जीन के अंदर, हमें ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करें तो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं ये, इनका जो मेन रीज़न होता है वो या तो क्रोमोसोम के नंबर में या उसकी स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, या हम बोल सकते हैं कि ये जो म्यूटेशन होते हैं ये कोज ड्यू टू या तो क्रोमोसोम की एब्सेंस हो गई है, या फिर क्रोमोसोम एक्सेस हो गए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि अब नॉर्मल अरेंजमेंट जो है हमें क्रोमोसोम्स का देखने को मिल रहा है, या तो किसी वन या फिर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स में। ठीक है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे सामने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर या नंबर में वेरिएशन क्रिएट होने से आते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम जीन म्यूटेशन की बात करें तो जीन म्यूटेशन जो है वो बेसिकली दो टाइप के हमें देखने को मिलेंगे। जीन म्यूटेशन के अंदर जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास यहाँ पे वो रहेगा ऑटोसोमल, और दूसरे रहेंगे वो होंगे सेक्स लिंक्ड, यानी कि जीन जो है सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो जो ऑटोसोमल है ये आगे दो टाइप के हो जाएंगे। एक तो डोमिनेंट और दूसरा जो होगा वो होगा रिसेसिव डिसऑर्डर। और ठीक इसी तरीके से जो सेक्स लिंक्ड है ये भी दो तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। बेसिकली सेक्स लिंक्ड में ये दो टाइप कौन कौन से होंगे, एक तो आएगा एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर और एक रहेगा वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है। तो अगर हम एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की बात करें तो ये आगे फिर से दो टाइप में डिवाइड हो जाएंगे, एक तो डोमिनेंट और सेकंड जो आएगा वो आएगा रिसेसिव। हम इनको एक एक करके क्लियर करेंगे। जबकि वाई लिंक्ड है इनको हम होलोएंड्रिक डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, जो कि वाई क्रोमोसोम से ही रिलेटेड रहेगा। ठीक है। वहीं अगर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करें तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हमें क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी दो तरह की ही अबनॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलेगी। एक तो
जो है ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटीज आए, यानी कि जो सोमेटिक क्रोमोसोम्स हैं उनके नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, या फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, एलोसोमल अबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी। एलोसोमल या फिर आप बोल सकते हो सेक्स क्रोमोसोम जो हैं उनके अंदर अबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी, अबनॉर्मलिटीज। ठीक है, तो टोटल ये इतने टाइप के हमारे पास क्या है डिसऑर्डर्स हैं। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है हमारे पास जो ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कशन करेंगे। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हम लेते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो डिसऑर्डर है सबसे पहले वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट, ठीक है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर वो भी डोमिनेंट की बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहला जो डिसऑर्डर आता है वो है मस्कुलर डायस्ट्रोफी। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर जो है इसमें क्या होता है, अगर हम देखें तो मस्कुलर डायस्ट्रोफी को हम एक और नाम से भी जानते हैं। इसका अगर अदर नेम देखा जाए, इसका अदर नेम हमारे पास आता है अदर नेम, तो आप यहाँ पे देखोगे इसको मायोटोनिक डायसोट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बेसिकली डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि इस डिजीज में क्या होती है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक नॉर्मल जो मसल है उस केस के अंदर आप देखोगे कि वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ड्यूरिंग द मस्कुलर जो डायसोट्रॉफी है उसके अंदर जो मसल्स हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं या श्रिंक हो जाती है, जो वॉलंटरी मसल्स है। तो हम इस केस के अंदर क्या देखते हैं कि पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जो मस्कुलर डायसोट्रॉफी है या मायोटोनिक डायसोट्रॉफिक है वो किस तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो हम वर्ड यूज़ करते हैं कि वो ऑटोसोमल और डोमिनेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसके अंदर जो म्यूटेंट हुआ जीन है वो कहाँ लोकेटेड रहता है। तो हम देखेंगे कि जो म्यूटेंट जीन है वो लोकेटेड होता है ऑन दी लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 19 नंबर क्रोमोसोम पे हमें अब नॉर्मलिटी देखने को मिलते हैं। और स्पेसिफिक हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करें कि ऑटोसोमल डोमिनेंट जब केस आता है उस ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो अबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिलती है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम, वो भी 19 नंबर क्रोमोसोम है। और यहाँ पे मान लीजिए ये पर्टिकुलर जीन है जो कि डोमिनेंट स्टेट में अगर होगा तो वो एक्सप्रेस होगा, और एक्सप्रेस होगा तो एक अबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा, और अबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा तो डेफिनेटली हमें क्या शो होगी, डिजीज शो होगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ अगर देखें कि अबनॉर्मलिटी जो क्रिएट हो रही है वो प्रोटीन के बनने से होगी, वो भी अबनॉर्मल प्रोटीन बनने से, क्योंकि डोमिनेंट जीन जब भी होगा तो उसके अंदर 101% वो एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर अगर हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की जीनोटाइप की बात करें तो अगर दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर है जीन जो है म्यूटेंट है तो वो क्या रहेगा, डिजीज रहेगा। डोमिनेंट फेज है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, हमें डिजीज्ड केस मिलेगा। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंसी है तो भी हमें डिजीज्ड केस मिलेगा। और अबनॉर्मलिटी हमें या फिर नॉर्मल कंडीशन कहाँ देखने को मिलेगी, नॉर्मल। अबनॉर्मलिटी तो बेसिकली इन दोनों केस में रहती है। नॉर्मल कंडीशन कब आएगी, जब दोनों ही जीन जो है वो रिसेसिव होंगे और होमोजाइगस हैं, विटामिन।
तो इस तरह की जो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो हमारे पास रहते हैं, तो ये जो पूरी की पूरी फिनोमिना जो है ऑटोसोमल डोमिनेंसी की, वो इस तरीके से देखने को मिलती है। दैट मीन जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी है उसका जो जीन है वो 19th नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, उसमें म्यूटेशन होगी, म्यूटेशन हो गया तो वो एक्सप्रेस होगा और एक गलत प्रोटीन बनाएगा जिससे कि मसल्स क्या होने लग जाएंगी, वीक होने लग जाएंगी। तो इन शॉर्ट कि हम देखते हैं कि जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी है इसके अंदर हमें जो मसल्स हैं वो कैसे देखने को मिलेंगे, इन पेयर मसल जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेंगी, यानी कि इन प्रॉपर फंक्शन होगा। अगर हम सिम्टम्स की बात करें इस केस के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो सिम्टम में जो सबसे पहला सिम्टम हमारे पास आता है कि रोशनिंग हो जाएगी मसल की, मतलब अबनॉर्मलिटी हमें मसल्स के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है, और लॉस हो जाएंगी या फिर मसल जो है वो वीक हो जाएंगी, मसल्स के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इतना ही नहीं कि यहाँ की जो मसल्स होंगी इस केस के अंदर वो ऑफ्टन कंट्रैक्ट तो हो जाएंगी बट रिलैक्सेशन में टाइम लगाएंगी एंड आर अनेबल टू, या फिर एबल ही नहीं होगी रिलैक्स होने की, ठीक है। तो इन शॉर्ट मस्कुलर डायस्ट्रोफी का जो मेन सिम्टम हमें देखने को मिलेगा वो ये है कि जो मसल्स होंगी वो वीक हो जाएंगी और श्रिंक हो जाएंगी। और स्पेसिफिक मसल्स कौन सी, वॉलेंट्री मसल्स की बात चल रही है, ठीक है। तो काफ़ी वीक मसल्स हमें देखने को मिलती है, जैसा कि अगर हम डायग्राम में देखें तो हमें क्लियरली अपीयर भी हो रहा है कि ये एक नॉर्मल केस में है और एक अबनॉर्मल केस में मसल जो है इस तरीके से देखने को मिलती है। तो ये आपका फर्स्ट जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर था। सेकंड जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है हमारे सामने वो है हंटिंगटन्स कोरिया डिजीज, ठीक है। इस डिसऑर्डर्स के अंदर बेसिकली जो नर्व सेल्स होते हैं ना उनका लॉस हमें देखने को मिलता है। तो इस डिसऑर्डर्स के अंदर हम लोगों को जो अबनॉर्मलिटीज़ हम देखते हैं वो नर्व सेल्स के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि पहले हम देखें कि जीन कहाँ रिस्पॉन्सिबल है। तो इस डिजीज़ के लिए जो या रिस्पॉन्सिबल जीन है या म्यूटेंट जीन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, फॉर दिस disorder is present on chromosome 4, ठीक है। और हम यहाँ पे सिम्टम में बेसिकली क्या देखेंगे, ठीक है, डायग्रामेटिक देखें पहले तो सिम्टम। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक नॉर्मल जो ब्रेन सेक्शन है उसके अंदर जो नॉर्मल जो वेंट्रल्स देखने को मिलते हैं, वेंट्रिकल्स, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। और हंटिंगटन डिजीज के अंदर नर्व्स का लॉस होने से बहुत बड़ा गैप जो है ब्रेन के अंदर, यानी कि इनलार्जमेंट जो फ्रंटल हॉर्न है वो देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो लेटरल वेंट्रिकल है उनका साइज काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या देखते हैं, लॉस ऑफ नर्व सेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सिम्टम्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलेगा, डिग्रेडेशन किसके अंदर, ऑफ ब्रेन टिश्यू, ब्रेन टिश्यू मतलब नर्व सेल्स, ठीक है, इन मिडिल एज में भी। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कॉन्सिक्वेंट श्रिंकिंग हमें देखने को मिलेगी ब्रेन की, श्रिंकेज ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो इस तरीके की अबनॉर्मलिटी या मेंटल रिटार्डनेस जो है हंटिंगटन कोरिया डिजीज के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक कैसा डिसऑर्डर है, ये भी ऑटोसोमल है और डोमिनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करें तो थर्ड जो हमारे पास डिसऑर्डर आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट में है वो है पॉलीडैक्टिली, ठीक है। पॉलीडैक्टिली के अंदर क्या होता है कि एक्स्ट्रा फिंगर
और टोज की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर एंड टोज। डायग्रामेटिक देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे पॉलीडेक्टिली देखने को मिल रही है, इधर भी पॉलीडेक्टिली हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से हमें अब नॉर्मल नंबर देखने को मिलता है किसके अंदर, फिंगर्स या टोज के अंदर, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीडेक्टिली। और वहीं फोर्थ जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है वो है ब्रैकिडेक्टिली। और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ब्रैकिडेक्टिली के अंदर यहाँ अब नॉर्मल शॉर्ट फिंगर जो है वो हमें देखने को मिलती है और टोज भी। डायग्रामेटिक देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे कि जो मिडिल फिंगर है उसकी जो शॉर्ट नेस हमें देखने को मिलती है। तो अगर एक्स्ट्रा टॉज है तो पॉलीडेक्टिली, और अब नॉर्मल शेप या साइज हमें देखने को मिल रहा है तो ब्रैकिडेक्टिली कहलाता है। तो ये सारे के सारे चार हमारे कौन से थे, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स थे। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में हमें क्या देखने को मिलता है, ऐसे केस के अंदर ये मान लीजिए क्रोमोसोम है और इसके ऊपर अगर ऑटोसोमल जीन है जो कि डेफिनेटली कौन सी स्टेट में होगा, रिसेसिव होगा। और अगर वो रिसेसिव है तो वो पर्टिकुलर म्यूटेंट होने पर वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, नो प्रोटीन, और जिससे कि हमें डिजीज की जो केस है देखने को मिलता है। अब नॉर्मेलिटी आएगी, डिजीज्ड केस हमारे सामने आएंगे। तो अगर हम जीनोटाइप की बात करें स्पेसिफिक, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंसी है तो वो पर्सन क्या रहेगा, नॉर्मल है। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस डोमिनेंसी है तो ये भी क्या रहेगा, नॉर्मल। लेकिन डिजीज केस हमें होमोजाइगस रिसेसिवनेस के, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अब नॉर्मलिटीज देखने को हमें मिलती है। तो ये जो केस रहेगा वो डिजीज्ड होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें ऑटोसोमल जो रिसेसिव है उसका जो पहला एग्जाम्पल है, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, वो है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, सिकल सेल एनीमिया के दौरान कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है या जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये आपसे पहला क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से है, कौन सा है, तो हम आंसर करेंगे कि ये एक सिकल सेल एनीमिया जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। आरबीसी जो है नॉर्मल बाय कनकेव से अपना शेप कैसा कर लेगी, सिकल शेप्ड हो जाएगी। ठीक है, अंडर लो O2 कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसके अंदर जो इन अफेक्टेड पर्सन होगा, द अफेक्टेड पर्सन डाई। ठीक है, डाई यंग। ठीक है, वहीं अगर हम देखें कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा वो इस ट्रैक का वो नॉर्मल फिनोटाइप का होगा एंड लॉन्ग लाइव्ड होगा, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो डिसऑर्डर है वो बेसिकली किस वजह से होता है, तो दिस डिजीज इज ड्यू टू एक सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जो है हमें देखने को मिलता है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन इसका मेन रीजन है। और ये जो म्यूटेशन है वो कहाँ होता है, 6th कोडॉन इन द जीन कोडिंग फॉर नॉर्मल या बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन।
तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ऑफ 6th पोजीशन पे जो कोडोन है उसके अंदर अब नॉर्मलिटी आएगी इन दी जीन कोडिंग फॉर बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किस तरीके से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो वो अगर हम एज अ डायग्रामेटिक देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि क्या अब नॉर्मलिटी आती है 6th पोजीशन पे। देखो ये एक स्टेट जो दिख रही है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन की दिख रही है। ठीक है, और अब यहाँ पे जो डीएनए या जीन है वो एक नॉर्मल स्टेट में है, GAG-CTC, ये इसकी डबल स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे जो mRNA बनता है तो वो GAG इज अ परफेक्ट कोडन फॉर द 6th नंबर जो हमारा जीन है उसके अंदर। ठीक है, वहीं अगर हम देखें यहाँ पे कि जो अगर ये नॉर्मल कंडीशन में कोडोन हमारा बनता है तो 6th पोजीशन पे जो अमीनो एसिड आता है वो आता है ग्लूटामिक एसिड आता है, ग्लूटामिक अमीनो एसिड यहाँ पे आएगा। ठीक है, वहीं पे अगर म्यूटेशन आ जाता है तो उस जीन के अंदर म्यूटेशन, हमें सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जो है बेसिकली देखने को मिलता है इस बेस पेयर में। ठीक है, तो ये जो बेस पेयर है वो म्यूटेंट हो गया है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। तो अब नॉर्मल mRNA बनेगा GUG। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में एक ट्रांजिशन और एक ट्रांसवर्जन था। अगर प्यूरिन टू प्यूरिन या पिरामिडिन टू पिरामिडिन हो रहा है तो वो ट्रांसजिशन था, और अगर प्यूरिन टू पिरामिडिन हो रहा है या पिरामिडिन टू प्यूरिन रहता है उसको ट्रांसवर्जन बोला जाता है। तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में जो हमें म्यूटेशन देखने को, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जो है वो ट्रांसवर्जन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्यूरिन टू पिरामिडिन चेंज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब नॉर्मल हमारे पास ये म्यूटेशन हो जाने की वजह से कोडोन जो है वो चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे जो म्यूटेशन के बाद 6th पोजीशन पे अमीनो एसिड जो बनेगा वो अमीनो एसिड कौन सा होगा, वेलिन बनेगा। ठीक है, तो वेलिन अमीनो एसिड बनने की वजह से एक अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की पेप्टाइड, जो अगर हीमोग्लोबिन की नॉर्मल चेन बनती तो ये शेप आती, और एक अबनॉर्मल चेन बनी है पॉलीपेप्टाइड की तो इस तरीके से सिकल शेप हमें देखने को मिलता है। और डायग्राम से देखें तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि सिकल सेल जब अकर करता है तो वहाँ पे अबनॉर्मलिटी कुछ इस तरीके से आती है, शेप भी इस तरीके से देखने को मिलती है। वहीं नॉर्मल आरबीसी की बात करें तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहता है तो शेप बाइकनकेव रहती है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि क्यों जो है होमोजाइगस कंडीशन में, यानी कि जो सर्वाइविंग है, हमने अभी अभी मेंशन किया कि जो अफेक्टेड पर्सन होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या है कि जो ये सिकल सेल होती हैं वो ब्लॉक करती हैं ब्लड के फ्लो को, तो इस वजह से अगर सारी की सारी 100% सिकल सेल की शेप में ही आरबीसी होगी तो उस पर्टिकुलर पर्सन में O2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर इनके जीनोटाइप की बात करें तो वो कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलेंगे। सिकल सेल के जो पर्सन है, जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो हमारे सामने क्या रहता है इस केस के अंदर, आप देखते हो कि यहाँ पे जो सिकल सेल से अफेक्टेड पर्सन जो है सिकल सेल से, वो किस तरीके से चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे अगर HB दोनों पर्सन का नॉर्मल है इस तरीके से तो ये एक नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, और अगर एक चेन हेड नॉर्मल और एक सिकल सेल है तो ये जो पर्सन रहेगा ये कैरियर होगा, बट ये एक नॉर्मल लाइफ स्पैन अपनी शो कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पे कोई बड़ी अबनॉर्मलिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर नॉट अफेक्टेड पर्सन रहेगा, क्योंकि इस पर्सन के अंदर 50% आरबीसी जो होगी वो नॉर्मल होगी और उसी वजह से ये क्या कर पाएगा, सर्वाइव करेगा। और बाकी की जो 50% यहाँ पे आरबीसी होगी
उसका जो शेप है वो सिकल जैसा होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो नॉट अफेक्टेड है बट क्या रहेगा, कैरियर रहेगा, बट ये क्या है, कैरियर है। ठीक है, और वहीं अगर हम केस की बात करें थर्ड, वहाँ पे दोनों ही पर्सन यानी कि अफेक्टेड है, ये पर्सन हमारे लिए क्या रहेगा, अफेक्टेड होगा, और ये जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा यानी कि ये मर जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कभी भी फॉर्म ही नहीं हो सकती। तो दो तरह का जीनोटाइप हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे एक प्लियोट्रॉपी भी देखने को मिलती है कि जो नॉट अफेक्टेड पर्सन है यहाँ पे ही और आरबीसी की शेप तो मेंटेन कर ही रहा है, बाकी के ऑर्गन्स की और अगर हम देखें तो ऐसा पर्सन जो है वो कभी भी उनकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे अदर ऑर्गन्स के, और ये इस पर्सन को कभी भी मलेरिया नहीं होता है। तो जो अफेक्टेड तो नहीं है लेकिन इसके अंदर 50% आरबीसी जो है सिकल शेप की होती है। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंस है तो वो पर्सन जो है मलेरिया उससे नहीं होगा। नेक्स्ट जो हम डिसऑर्डर देखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव का सेकंड डिसऑर्डर है हमारे पास, वो है थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो जो थैलेसीमिया डिसऑर्डर है वो यानी कि ये भी एक डिसऑर्डर जो है हीमोग्लोबिन को डिस्टर्ब करने वाला ही है। बेसिकली अगर हम बात करें ऑटोसोमल, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑटोसोमल है लेकिन लिंक्ड है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ब्लड डिजीज है, ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी ब्लड में अबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिलेगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे भी म्यूटेशन या डिलीशन होगा जिसकी रिजल्ट से हमें जो ग्लोबिन चेन है हीमोग्लोबिन की उसके अंदर अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो डिफेक्ट आएगा, डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन or deletion which ultimately result जो रहेगा वो क्या रहेगा, in reduced रेट हमें देखने को मिलेगा ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन्स। ठीक है, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए बेसिकली हमारे पास दो तरह की चेन होती है, एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है। तो किसी भी तरीके का म्यूटेशन या अबनॉर्मलिटी आने से अल्फा या बीटा में से किसी एक चेन की जो है फॉर्मेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा या फिर हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं, तो जिसकी वजह से एनीमिया की कंडीशन आ सकती है। तो सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन दैट मेक अप हीमोग्लोबिन। अब क्या होगा, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनने से एनीमिया या जो है या नहीं बनने से एनीमिया की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। causes the formation of abnormal hemoglobin molecule, या नहीं बनेगा, इससे क्या होगा, रिजल्टिंग इनटू एनीमिया। अब होता क्या है थैलेसीमिया के अंदर, अगर हम देखें तो थैलेसीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन बेसिकली का जो सेंटर मॉलिक्यूल होता है वो Fe होता है और इसके मॉलिक्यूल से अटैच रहती है दो अल्फा और दो ही बीटा चेन। ठीक है, अब क्या है कि
अल्फा और बीटा चैन को बनाने के लिए, यानी कि ये क्या बना है, हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन को बनाने के बेसिकली 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और 3 जीन मतलब 6 अलील्स। ठीक है, अब यहाँ पे 3 जीन्स की बात चल रही है, तो ये 3 जीन सेम क्रोमोसोम्स पे नहीं होते हैं, इनमें से 2 जीन अलग होते हैं। 2 जीन जो है 16th क्रोमोसोम पे, और 1 जीन जो है वो 11th क्रोमोसोम पे हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें कि 16th क्रोमोसोम, ये मान के चले हम पेयर में लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 जीन जो हैं वो हमें यहाँ पे विद अलील देखने को मिलेंगे। एक तो HbA1 और HbA1 का अलील, और दूसरा HbA2 और ये दूसरा HbA2 का अलील। ठीक है, तो ये जो जीन होते हैं वो जब भी एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पे कौन सी चेन बनेगी, अल्फा ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन होगा। जबकि 11th क्रोमोसोम की बात करें, 11th क्रोमोसोम पे सिर्फ एक ही जीन होगा, HbB और HbB का अलील, और ऐसी कंडीशन में जो चेन बनेगी वो बीटा ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन होगा। तो अल्फा और बीटा चेन आपस में विद फेरस आपस में मिलके क्या बनाती हैं, एक फंक्शनल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। तो अगर म्यूटेशन चाहे इधर हुआ चाहे इधर हुआ, चाहे किसी भी केस में म्यूटेशन आता है और एक चेन नहीं बनती है, तो अब नॉर्मेलिटी आएगी हीमोग्लोबिन में, जिससे कि एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। वहीं अगर हम सिकल सेल एनीमिया में भी यही पढ़ के आए हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसको बनाने वाला जो जीन होता है उसकी एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हमें वहाँ देखने को मिल रहा था, जहाँ की अबनॉर्मेलिटी आती है। तो बेसिकली दोनों डिसऑर्डर सेम नहीं है। हम बोलते हैं कि जो थैलेसीमिया है और इज डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। वहां पे जीन एक्सप्रेस तो हो रहा था, बन तो रहा था, लेकिन शेप वो अलग दे रहा था। इज दैट द former is a quantitative, that is a very important statement for your NEET exam, quantitative problem है, ठीक है, of synthesizing few ग्लोबिन चेन, कम चेन बनेगी, तो जिस वजह से क्वांटिटेटिव चेन हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें, दी लेटर्स इज क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, जहाँ पे सिंथेसिस तो होगा लेकिन क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाएगी, और जिसकी वजह से शेप जो है सिंथेसाइजिंग एंड करेक्टली फॉर्मिंग ग्लोबिन चैन। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया जो है यहाँ पे तो क्वांटिटेटिव थैलेसीमिया में और सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटेटिव प्रॉब्लम आएगी। तो ये दोनों ही अलग अलग डिसऑर्डर है। अगर डायग्राम में देखें ये चेन किस तरीके से बनी होती हैं, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हीमोग्लोबिन जो 11 है उसके ऊपर बीटा चेन जो एक ये रही और दूसरी ये रही, और 16 नंबर क्रोमोसोम पे अल्फा चेन एक ये रही और दूसरी ये रही, बीच में हीम ग्रुप रहता है, और प्लस जो हमें क्या देखने को मिलता है, एफी पार्टिकल्स, जो सेंटर मॉलिक्यूल होता है वो एफी बनाता है। तो इस तरीके से ये एक बायोकेमिकल स्ट्रक्चर हमें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की देखने को मिलती है। दो अल्फा और दो बीटा चेन जो होती है वो इस तरीके से फॉर्म होके एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है, जो कि
थैलेसीमिया के अंदर इसका नंबर कम बनेगा तो एनीमिया कंडीशन हो जाएगी, जबकि सिकल सेल में हीमोग्लोबिन की क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी, जिससे कि सिकल शेप हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग जो नेक्स्ट डिजीज पढ़ते हैं वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसऑर्डर। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है, इसका शॉर्ट नेम PKU डिसऑर्डर भी बोला जाता है। इस डिसऑर्डर, ये किस तरह का डिसऑर्डर है, बेसिकली ये इनबॉर्न एरर है ऑफ मेटाबॉलिज्म में, ऑटोसोमल है और रिसेसिव है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट से ये इनहेरिटेंट होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है शॉर्टली। इसके अंदर क्या होता है, एज ए डायग्राम देखें तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है, जिसके अंदर वो अलग अलग डाइट के थ्रू फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड लिया। एक स्पेसिफिक एंजाइम है यहाँ पे फिनाइल एलेनिन हाइड्रो ऑक्सीलेज एंजाइम, जो कि इस फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। ये जो एंजाइम है, एंजाइम हमेशा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन अब डिस्टर्ब हुआ है, दैट मीन RNA डिस्टर्ब हुआ है, और RNA डिस्टर्ब हुआ है दैट मीन जीन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उसके अंदर म्यूटेशन हमें देखने को मिला। ठीक है, और इस केस के अंदर क्या है, जीन में म्यूटेशन तो, और रिसेसिव है, दैट मीन यहाँ पे जो RNA बनेगा वो अब नॉर्मल, और जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो बना ही नहीं, या बना तो अब नॉर्मल हुआ, और जिसकी वजह से नो एंजाइम फॉर्मेशन। ठीक है, और एंजाइम नहीं बना इस वजह से कि जो फिनाइल कीटोन्यूरिया पर्सन में जो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड को तोड़ने के लिए एंजाइम नहीं है, जिसकी वजह से वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो अब क्या प्रॉब्लम आएगी, अब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कि जो फिनाइल एलेनिन नाम का अमीनो एसिड है वो अक्यूमुलेट होने लग जाएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, और किस फॉर्म में, फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव फॉर्म्स में। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे ऐसे केस में जो फिनाइल एलेनिन है वो किस में कन्वर्ट होगा या अक्यूमुलेट होगा, accumulated and converted into phenyl pyruvic acid and their derivatives, their या other derivatives के फॉर्म में ये अक्यूमुलेट होने लग जाएगा। ठीक है, तो आप नॉर्मल कंडीशन देखें तो क्या होता है, जो अफेक्टेड पर्सन होता है उसमें एंजाइम की कमी होती है, और वो एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए। अगर वो एंजाइम नहीं बना, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है तो एंजाइम या प्रोटीन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन ब्रेक नहीं हो पाएगा, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और वो फिनाइल पायरुविक एसिड या उसके अदर डेरिवेटिव्स के फॉर्म में अक्यूमुलेट होने लग जाएगा। और यहाँ पे जो अक्यूमुलेशन है वो आप देखोगे कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो अक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्रेन में ये अक्यूमुलेट होने लग जाएगा, जिसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डनेस, मेंटल रिटार्डनेस हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है या उसके जो डेरिवेटिव्स है, ये all are also excreted through urine because of its poor absorption. किडनीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी बाय किडनी। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेंटल रिटार्डेंस हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो हमने कौन सा, थर्ड डिसऑर्डर कर लिया। अब फोर्थ डिसऑर्डर देखते हैं हम,
और फिनाइलकेटोन्यूरिया के बाद में सेकंड जो है वो है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया डिसऑर्डर की बात करें तो इस डिसऑर्डर को एक और नाम से जाना जाता है ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोला जाता है। ठीक है, फिनाइलकेटोन्यूरिया की तरह एल्केप्टोन्यूरिया भी एक मेटाबॉलिक एरर है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है वो देखें। एल्केप्टोन्यूरिया के अंदर ये जो डिसऑर्डर है, यहाँ पे भी एक एंजाइम की कमी हो जाएगी ड्यू टू डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, एक एंजाइम की, क्योंकि रेसेसिव है तो एंजाइम या प्रोटीन नहीं बनेगा। होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, ये एंजाइम की यहाँ पे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ होमोजेनेटिक एसिड जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाके सेम जो है अक्यूमुलेट होने लग जाएगा, इसका कंसंट्रेशन बॉडी के अलग अलग पार्ट में बढ़ने लग जाएगा। तो बेसिकली इसको डायग्रामेटिक देखें तो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि डाइटरी प्रोटीन गया, प्रोटीन को जब तोड़े तो एमिनो एसिड फिनाइलएलेनिन बना। ठीक है, फिनाइलएलेनिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट हो गया और फिर वो अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि मेलानिन वगैरह बनाने में। वहीं टायरोसिन का कुछ पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर, और फिर वो कन्वर्ट होता है होमोजेनेसिटिक एसिड के अंदर। अब क्या है, यहाँ पे एक एंजाइम आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले का। ये एंजाइम क्या करता है, होमोजेनेसिटिक जो एसिड होता है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मेलिलैक्टिक एसिड के अंदर। तो ये जब डिस्ट्रॉय होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में ये डिस्ट्रॉय होता है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ये पाथ क्या हो जाएगा, ब्लॉक, जिसके अंदर होमोजेनेटिक जो एसिड है वो एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज को कॉज करेगा, क्योंकि ये जो एसिड है ये बॉडी के अलग अलग पार्ट के अंदर अक्यूमुलेट होने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ होमोजेनेटिक एसिड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा किसके अंदर, ब्लड में और टिश्यूज में, जितने भी हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, जैसे कि जॉइंट्स हुए, लिगामेंट्स हुआ। ठीक है, इसके अलावा टेंडन्स हुए, कार्टिलेज, बोन एक्सेट्रा, इनमें ये क्या होने लग जाएंगे, एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एंड also excreted in urine। ठीक है, यूरिन के साथ भी ये क्या होता है, एक्सक्रीट होगा। यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट आएगी, क्योंकि यूरिन जो है, ऐसा यूरिन जब एयर के कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट विद एयर। ठीक है, तो जैसे ही कांटेक्ट के एयर में आएगा तो अब ये यूरिन जो है, यहाँ पे जो होमोजेनेटिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होके एल्केप्टोन बना देगा जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आया तो यहाँ पे क्या होगा, जो होमोजेनेटिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, एयर की कंडीशन, एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, एल्केप्टोन बना देगा। ठीक है, एयर की प्रेजेंस में एल्केप्टोन जो कि कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है हमारे पास वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इस डिसऑर्डर में
क्या होगा, इस डिसऑर्डर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो कहाँ है, क्रोमोसोम 7 पे, ठीक है। और जो पर्सन है इसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर, उसके अंदर बेसिकली बहुत सारी चीज़ों की कमी हमें देखने को मिलती है। लाइक उसके अंदर जो एक म्यूकोसनल प्रॉब्लम है, यानी कि अब नॉर्मल म्यूकोसा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसा पर्सन जो इस डिजीज से सफ़र कर रहा होता है, पर्सन suffering from this disease having extremely salt sweat होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इट इज ड्यू टू डिक्रीज्ड सोडियम एंड कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन दी डक्ट्स, ठीक है। और इस वजह से ड्यू टू ए डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन थिक म्यूकस जो है वो बनेगा बॉडी के अंदर, थिक, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। थिक जो है म्यूकस डेवलप होगा, कहाँ पे स्पेसिफिक, तो हमें पैनक्रियाज एंड लंग्स के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस सिस्ट जो है अकर्स इन पैनक्रियाज एंड लंग्स, ठीक है। डायग्रामेटिक देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इमेज में कि किस तरीके से यहाँ पे जो म्यूकस है वो ब्लॉक कर देगा एल्वियोली ऑफ लंग्स, और प्लस पैनक्रियाटिक और जो पैनक्रियाज की जो डक्ट है, म्यूकस यहाँ पे इनको ब्लॉक कर देगा। अगर लंग्स की स्पेसिफिक बात करें, एक हेल्दी एयरवे कुछ इस तरीके से होगा। अब जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस बनने से ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, थिक म्यूकस की वजह से एयर फ्लो जो है काफ़ी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा इस तरीके से अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा नेक्स्ट जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसके नेक्स्ट हम जो डिसऑर्डर देखते हैं वो है एल्बिनिज्म, ठीक है। एल्बिनिज्म के लिए क्या होता है, आप देखोगे कि एल्बिनिज्म जब डिसऑर्डर क्रिएट होता है तो उसका जो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होता है 11th नंबर क्रोमोसोम पे, ठीक है। अब आप क्या देखते हो कि जो ये 11th नंबर क्रोमोसोम है जिसके ऊपर ये डिसऑर्डर प्रेजेंट रहता है, तो वहाँ पे एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये भी। तो यहाँ पे क्या होगा, इस डिसऑर्डर के दौरान आपको लैक ऑफ मिलेनिन पिगमेंट, बॉडी के अंदर जो मिलेनिन पिगमेंट है उसका लेवल डाउन हो जाएगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। और किस वजह से, ये भी एक एंजाइम की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ एन एंजाइम टायरोसिनेज, ठीक है, टायरोसिनोज। इसके अंदर क्या है, मान लीजिए एक ऑटोसोमल जीन है, यहाँ पे ऑटोसोम ए जीन था और जो फंक्शन परफॉर्म करके एंजाइम बना रहा था टायरोसिनेज एंजाइम का बन रहा था। और ये टायरोसिनेज एंजाइम क्या कर रहा था, जो टायरोसिन एमिनो एसिड है इसको मिलेनिन में कन्वर्ट कर रहा था, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। अब क्या है, इस जीन में क्या आ गया, म्यूटेशन, यहाँ पे म्यूटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। रिसेसिव है तो डेफिनेटली म्यूटेशन होने की वजह से अबनॉर्मलिटी आएगी, ठीक है। अब ऐसे केस में म्यूटेशन में रिसेसिव है तो रिसेसिव होगा तो नो एंजाइम फॉर्मेशन, एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा जिसकी वजह से नो मिलेनिन, ठीक है। और मिलेनिन
नहीं बनेगा और क्या क्रिएट होगा, एल्बिनो क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का डिसऑर्डर जो है वो हमें देखने को मिलता है। और ये जो जीन है वो बेसिकली 11 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर क्रोमोसोम नंबर है तो क्रोमोसोम नंबर होता है 11। तो यहाँ पे भी एक ये जो है एल्बिनिज्म जो है वो एक हम बोल सकते हैं कि इस तरीके का डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे भी हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी किसकी, ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो जिसकी वजह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर मेलेनिन जो है नहीं बन पाएगा, यानी कि इस एंजाइम की वजह से जो बॉडी पार्ट है लाइक स्किन हुआ, आइरिस हुई, इनके अंदर मेलेनिन की कमी हो जाएगी और जिसकी वजह से वाइटनेस हमें देखने को मिलता है। तो डायग्राम देखें तो आप देखोगे कि इस तरीके का जो पर्सन है वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो हेयर, आई या फिर स्किन किसी में भी लो तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर यहाँ पे मेलेनिन की क्या देखने को मिलती है, डेफिशिएंसी। ठीक है, जिसकी वजह से कलर बहुत ही वाइट हो जाता है। और यूवी मेलेनिन की अगर बात करें, मेनली मेलेनिन क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। ये बहुत ही ज़रूरी पिगमेंट होता है हमारी बॉडी के लिए अगेंस्ट यूवी रेज। ठीक है, तो इस तरीके का ये डिसऑर्डर है। नेक्स्ट डिसऑर्डर, ये मेलेन एल्बिनिज्म के बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारे पास आता है वो है टाइसेस डिजीज। टाइसेस डिजीज, इस डिजीज के अंदर ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो हम जानते हैं कि जो रिसेसिव डिसऑर्डर है इसका एक और नाम भी है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इनफेंटाइल एरोटिक आइडियोसी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, इस डिजीज के अंदर ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगी, डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी एक एंजाइम की, और उस एंजाइम का नाम है बीटा एन एसिटाइल हेक्सो एमिनेडेज। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम फैट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। ये स्पेसिफिक वर्क करेगा इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, फैट, ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। सो द फैट जो है ये अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, accumulate इन ब्रेन। स्पेसिफिक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा, और ब्रेन की भी जो गैंग्लियल सेल्स होती हैं, गैंग्लियोसिस सेल के अंदर एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, और जिससे कि क्या होगा, ये सेल्स क्या होंगी, दीज सेल्स डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, और जिससे डेफिनेटली ब्रेन में प्रॉब्लम आ रही है तो सिम्टम में हमें क्या देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन हमें देखने को मिलेगी एंड जो काफ़ी अबनॉर्मलिटी जो है वो भी देखने को मिलेगी, जैसे कि पैरालिसिस ऑफ ए नॉर्मल बोर्न चाइल्ड में ये सब देखने को मिलता है। और ये जो चाइल्ड है वो ज़्यादा टाइम तक सरवाइव भी नहीं कर सकता, नॉट survive more than 3 to 4 years। ठीक है, तो अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस डिजीज का, नो ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अक्यूमुलेशन जो है वो हमें ब्रेन सेल्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास 7 डिसऑर्डर्स थे, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्केप्टोनुरिया, एल्बिनिज्म, टाइसिस डिजीज, ये सारी की सारी ऑटोसोमल रिसेसिव थी। तो
हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव जो जीन म्यूटेशन है वो हम लोगों ने डिस्कशन किया इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जीन म्यूटेशन इन सेक्स लिंक्ड, वहाँ पे सेक्स लिंक में एक्स और वाई लिंक्ड दोनों डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं कुछ अदर जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।